तरफ आ जाइए ना आप इस समय स्पीकर आ जाइए। हाँ है, आपके पास है ना फोटो? सर मैं पूछा अच्छा फुल हो जाएगा। बस थोड़ा सा सामने देखिए। मैं हॉल में जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप जो एक खूबसूरती देख रहे हैं गुलाब में, ये गुलाब के इतने खूबसूरत कैसे उगते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। और ये मालवा रोज सोसाइटी के तरफ से एक बहुत अच्छा और बड़ा कदम है कि आम जनता को ये गुलाब कैसे उगाना है उसको सिखाने के लिए इन्होंने एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया है सबके लिए। तो आप में से जितने भी लोग हैं गुलाब के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप सभी मंच पे आमंत्रित हैं। अदरवाइज मुझे पता है कि ये माइक की आवाज़ बाहर तक भी जा रही है, जो जहाँ है वहीं से सुनते रहे, सीखते रहे। पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा आपके दिमाग में चला जाए मेरा, और आप इस तरह के खूबसूरत गुलाब उगाना शुरू कर दें। सबसे पहले मैं मालवा रोज सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पिछली बार भी आया था तो मुझे ये एहसास हुआ था कि इंदौर जो है वो बिल्कुल अपना घर जैसा लगता है। यहाँ के कई मेंबर पहले से मिलते रहे हैं मुझसे, और आज भी इस बार भी आया तो कई नए लोगों से मुलाकात हुई। और मंच पे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और गोयल साहब से मिला जो फाउंडर मेंबर है इस सोसाइटी के, आज द चीफ गेस्ट टुडे इन द सोसाइटी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ गोयल साहब, और जानकर अच्छा लगा कि इसकी आप पिछले जितने रोवर्स हैं और पिछले रोजारियंस हैं जिनकी कहानियाँ हम सुनते रहे हैं उन सबको आप पर्सनली जानते हैं, अच्छा लगा। इसके अलावा सरस्वत साहब, अरुण सराफ जी, पटौदी जी, डॉक्टर तरेजा जी, शिल्पांजलि सिंधे मैडम जो इंडियन रोज फेडरेशन में बहुत कई सालों से मुझसे जुड़ी हुई हैं, सुचेता रहाणे जी, बंसल जी, कांता मैडम शायद अभी आई नहीं है, पीके मिश्रा जी, मयंक मिश्रा जी, शर्मा जी, जेसी शर्मा जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ पे फिर से मुझे एक मौका देने के लिए कि मंच से आके मैं गुलाब के बारे में कुछ बोल सकूं, कुछ समझा सकूं, कुछ सिखा सकूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गुलाब जो है एक नेशनल मुद्दा नहीं रहेगा, इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। ये उनके लिए जो गुलाब उगाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। ये गुलाब कैसे उगाए, कैसे करें, गुलाब बहुत मुश्किल है। जितनी भी निगेटिव चीजें हैं वो सारे गुलाब के बारे में डिस्कस की जाती है। बस पॉजिटिव चीज एक ही है कि गुलाब देखने में बड़े खूबसूरत है, बस यही है पॉजिटिव है। और यहाँ पे जितने लोग गुलाब को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन उस गुलाब के नीचे कांटे भी हैं और उसको कैसे उगाए जाते हैं, और वो जिंदगी का जो एक सबक है, जो लेसन है, वो गुलाब के पेड़ से हमें मिलता है कि अगर लाइफ खूबसूरत है तो उसमें कुछ मुश्किलें भी है, कुछ तकलीफ भी है, लेकिन उस तकलीफ और मुश्किल से ऊपर उठकर आओगे तो आपको गुलाब जैसे फूल भी मिलते हैं, यानी आपकी गुलाब जैसी लाइफ भी है। तो मुझे अब लगता है कि शायद ये बचपन से ही शौक था गुलाब का मुझे। और ये जब इंडियन रोज फेडरेशन में जब मैं ये कहानी बताई थी तो मुझे बोले थे गुलाब छोड़ रहे हैं, हमने जो बोलना है बोलो, लेकिन गुलाब तो मुझे पसंद है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं बहुत लालची आदमी है, ये गुलाब का बहुत लालची है। तो डेफिनेटली मैं गुलाब का बहुत लालची हूँ, जहाँ भी खूबसूरत गुलाब दिखता है तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरे गार्डन में होना चाहिए, ये लालच है मुझे।
और शायद यही लालच आज इस स्टेज पे आपके सामने लाकर खड़ा करती है। ये लालच नहीं होती तो शायद आपके सामने भी नहीं होता। तो गुलाब के बारे में बचपन से ही ये शौक रहा और 15-20 सालों से मैं कोशिश करता रहा। जब फर्स्ट टाइम में कलकत्ता में गुलाब का देखा, गुलाब का एक प्लांट जिसमें 50-100-150 फूल खिले हुए, तो मैं सोचता था कि गुलाब इतने कैसे खिल सकते। अब मुझे लगता है कि गुलाब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो मुझे बताएं कि आप ये करो तो गुलाब होगा। बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं। मैं बहुत एडवांस में नहीं जाऊंगा, आज एडवांस नहीं होगा, बहुत बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। मैं मुझसे टॉपिक पूछा गया था, सराफ साहब ने पूछा था, अरुण सराफ जी ने कि आपका टॉपिक क्या होगा। मैं बोला कोई टॉपिक नहीं होगा, हम गुलाब की बातें करेंगे। जो जनता हमारे सामने बैठेगी उनसे हम सवाल लेंगे, उनके सवालों का हम जवाब देंगे। हमारा बेसिक, अगर मैं कुछ भी बोलकर चला जाऊँ और आपकी गुलाब की प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाए, तो यहाँ पर मुझे बुलाने का 1000 रुपये खर्च करके सोसाइटी आपकी बुला रही है और उसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रखी हुई, तो क्या फायदा मेरा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इसमें से जो बैठे हैं उनके घर में गुलाब है, क्या बात, कितने 5 गुलाब किसके गार्डन में, 5 से ऊपर, क्या प्रॉब्लम आती है आपको गुलाब के अंदर? जी आपको सबको पता चलना चाहिए जो प्रॉब्लम आती है, वो बाकी की प्रॉब्लम आती है। जमीन पर आ जाओ, बहुत ज्यादा परेशान करती है। और मैडम और कोई बताएगा अपने गुलाब की प्रॉब्लम प्लीज? नहीं, समय नहीं है। विंटर्स जब रहते हैं तो उसमें एक वाइट पाउडर कर्लिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा, और कली भी टेढ़ी टेढ़ी होने लगती है। और कोई प्रॉब्लम? सर पत्तियाँ जब आती हैं तो सूखने लगती है, न्यू पत्तियां सूखने लगती है। और कोई प्रॉब्लम? ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो सोचा कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। ये अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं होती। ये प्रॉब्लम ये है, मैं ये सुनना चाहता बहुत ज्यादा नहीं होती। ये मैं ये सुनना चाहता था कि प्रॉब्लम ये है कि फ्लावर्स नहीं आते, फ्लावरिंग नहीं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो पानी आप लोग यूज करते हैं वो कौन सा वाटर यूज करते हैं? ग्राउंड वाटर होता है, म्युनिसिपल का होता है, क्या होता है? बोरिंग का। सारी प्रॉब्लम बस यही है। मेरा लेक्चर यही खत्म हो जाता है, यही पूरी कहानी पूरी। लेकिन मैं अरुण सराफ जी को और भगवती साहब के बारे में बताऊँ, नहीं तो अगली बार बुलाएंगे नहीं। गुलाब एक लाशाही पौधा है, पता है आप सबको? नहीं पता है? रोजेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। आप किसी को भी अपने घर में रखते हो तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हो तो उसको रखने में आसानी होगी अपने घर। आप कोई डॉग अपने घर में पालते हो या कैट पालते हो या कुछ भी पालते हो तो थोड़ा उसका नेचर अगर स्टडी कर लोगे तो किस वेराइटी का है, इसका नेचर क्या होता है, तो उसको मैनेज करने में आसानी है। वही चीज गुलाब के साथ है। अगर आप गुलाब पालते हैं तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि गुलाब है क्या, इसको क्या चाहिए हमारे से, क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, इसको हमारे से हमें तो हमारी उम्मीदें हैं कि बहुत सारा फ्लावर दे, लेकिन उसको भी तो हमारे से कोई उम्मीद है, वो हम उम्मीद पूरी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो सबसे पहले गुलाब के बारे में जानना है कि गुलाब है क्या। रोजेसिया फैमिली से बिलोंग करता है और ये प्लांट किंगडम का रासाई पौधा माना जाता है। ये जो फैमिली है रोजेसिया फैमिली, ये प्लांट किंगडम में रासाई फैमिली मानी जाती है, जिसमें एप्रिकॉट वगैरह जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जो बड़े बड़े फ्रूट्स, महंगे फ्रूट्स हैं, ये सारे आते हैं रोजेसिया फैमिली में। अब जहां बात आ रही राजशाही की, तो फिर उसका केयर भी उसी हिसाब से होना चाहिए, राइट?
राजा है, राजा की केयर आप प्रजा की तरह तो नहीं कर सकते, प्रजा को मुझे करना पड़ेगा और उसका उसी तरह से ख्याल रखना। तो राजा को क्या पसंद है? पहले तो साफ सुथरा माहौल, आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है एक राजा महाराजा को जो चाहिए पूरा अपने आसपास माहौल को बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। तो गुलाब के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां भी आप लगाएं आसपास क्लटर्स ना हो, गंदगी ना हो, ओपन वातावरण हो, ये ज्यादा जरूरी है। जो फर्टिलाइजर की बात है तो सबसे पहले नेचर में जो प्रकृति है, जो मदर नेचर है, उसने 3 फीडिंग हमें दी हुई है हमारे प्लांट्स के लिए। जो नेचुरल फीडिंग है, हम जो आर्टिफिशियल फीडिंग है वो बाद में बात करेंगे। जो नेचुरल फीडिंग है, जिस वातावरण में जो प्लांट है ये हम अपने गार्डन में लगाए हैं, बेसिकली नेचर में रहने वाले, खुले वातावरण में रहने वाले, लेकिन हमने एक अरेंजमेंट की पॉट के अंदर और लाकर अपने छत पे रखी है। तो वहां पूरे जो खुले वातावरण का माहौल हमारे प्लांट को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये देखना पड़ता है। तो 3 जो फीडिंग है वो कौन कौन सी फीडिंग है? नेचुरल फीडिंग, सनलाइट, हवा और पानी। सनलाइट, हवा और पानी, ये 3 फीडिंग आपके गुलाब को मिल रही है नहीं मिल रही है, फर्स्ट स्टेज है, पहला स्टेज। जहां सुबह से शाम तक धूप पहुंचे वहां पर गुलाब रखें। अगर शाम तक का धूप नहीं मिला तो सुबह मॉर्निंग जो 5-6 घंटे का जो धूप है वो हमारे गुलाब को मिलनी चाहिए। पहली एक चीज केयर करें। आप जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करके देखिएगा। साल कभी मैं आया तो आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको रिजल्ट कैसा लगा। मैं इसलिए यहाँ पे लेक्चर देने नहीं आई हूँ कि अपनी बात बोलो और चला जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है जेन्युइन प्रॉब्लम खत्म करके आ जाओ यहाँ से। तो पहली चीज हमें धूप में रखनी है, राइट। तो सेकेंड फीडिंग है एयर, ऐसे जगह पे रखनी है जहाँ पे एयर फ्लो, जो हवा का ट्रांसमिशन है ऊपर आता जाता रहे, कहीं से रुकावट नहीं है, राइट। और तीसरा ऐसे जगह पे रखें कि अगर बारिश हो तो उसके ऊपर सीधी बारिश हो। अब ये आप देखें कि आपके गार्डन में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ ये तीनों फीडिंग आपके प्लांट को आप रखें, गुलाब को। बारिश होने की जरूरत ही नहीं है, गुलाब को बारिश बहुत पसंद है, पानी बहुत पसंद है। लेकिन इसके साथ मैं आऊंगा उस टॉपिक पे, लेकिन पानी गमले में रुकना नहीं चाहिए, वो नहीं पसंद। गुलाब के पैरों के नीचे अगर पानी पड़ा है तो वो गुलाब को पसंद नहीं है, पानी निकल जाना चाहिए। अगर आपके गुलाब में पानी रुक रहा है तो आप टिल्ट करके रख दें गमले को, ताकि पानी उसके अंदर ना रुके। जमीन पे लगाए कोई दिक्कत नहीं, उनको वहां तो बहुत अच्छा मिला होगा। ये 3 फीडिंग पहले जरूरी है। जो नेचुरल फीडिंग है आप इससे दूर ना करें अपने गुलाब को, तो बहुत आपका गुलाब अच्छा होगा। अब धूप तो मिल रही है, वो तो पहले का है, उसमें कोई रुकावट है नहीं, हवा भी चल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। अब प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पॉइंट, यानी क्या है? पानी। सारा खेल पानी का है गुलाब का। जिस दिन आप पानी को समझ जाएंगे उस समय आपको किसी गुरुजी की जरूरत नहीं है, राहुल की जरूरत नहीं है, किसी बड़े गुरु को बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में गुरु बन जाएंगे। जो नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा है ये सारा मुद्दा आगे खत्म हो जाएगा जहां आप लोग तरह तरह की चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे समीर जी हैं और गुजरात से आए हुए मेहुल जी रिवरा इनका है, बहुत अच्छा चैनल है गुलाब को लेकर और तरह तरह के प्लांट्स वगैरह चला रहे हैं। मेहुल एमजी लर्निंग गार्डनिंग विद एमजे लर्निंग गार्डनिंग विद एमजी आप बहुत अच्छा इनका है, लाखों व्यूज बहुत अच्छे जा रहे हैं, वो आप देखें। सबरीना मैडम आप लेट हो गई हैं, मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जो इंदौर में जो पहला मेंबर मुझे मिला है, ये डॉक्टर सबरीना जाफरी है और ये बीसी के थ्रू जब मैं दिल्ली में कोविड के टाइम में, प्लीज कोविड में जब मेरा फिजिकल क्लास नहीं चलता था
बीसी के थ्रू मैं क्लास लेक्चर ले रहा होता था, तो इंदौर से एक आवाज उठी थी, ये थी सपना मैडम, और इन्होंने कहा कि सर मेरे बहुत गुलाब बढ़ जाते हैं, कैसे गुलाब करूं। और इंदौर में जो पहला मेरा जो ग्रुप फैमिली मेंबर फ्रेंड बनी है सपना मैडम जी बनी, और इनके थ्रू अपना स्टेज पे आया, फिर सिंपात्री मैडम और हमारे एक अमिता मंगला है यहाँ से, वो भी जुड़ी, और अरुण सराफ जी और पटौदी जी इस समय मिश्रा जी सब मिले शुरू हुए। तो पहले जो गुलाब स्टार्ट हुआ इंदौर में इस मैडम के साथ स्टार्ट हुआ, मालवा सोसाइटी मेंबर की, और बहुत अच्छा ग्रो करती है, और ये आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे रखिए। ये पूरा राहुल कुमार के गेट हो चुकी है, तो ये आपको हर तरह से हेल्प करेंगे यहाँ पे, और आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो पानी है, ये सारा पानी यहीं पर आके सारा खेल हो चुका है, तुमने बताया नेशनल और इंटरनेशनल होता, सारा पानी पे आगे हो गया। अभी जो मैडम ने आपने बताया कि डायरिया की प्रॉब्लम, आप कौन सा पानी लेती हैं? शुरू कर दिया ना, बहुत बढ़िया। तो आरओ क्या शुरू करने के बाद में प्रॉब्लम आ रही है? तो अभी मान सकते हो इतने दिनों से जो आप सॉल्टी वाटर दे रहे हैं, उनका सॉल्ट तो आसपास में मीडिया में जरूरत होगा, तो वो कितने टाइम लगेगा, और होपफुली नेक्स्ट ईयर में आपका गुलाब अच्छा हो जाएगा, एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मैं ये बोला था कि जो थर्ड फीडिंग है वाटर, पानी, ये पानी हमेशा हमें आसमान से नहीं मिल रहा, नेचर से नहीं मिल रहा। हवा नेचर से मिल रहा है, हमारा सूरज की रोशनी नेचर से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, लेकिन पानी नेचर से नहीं मिल रहा। पानी हमें आर्टिफिशियली अपने हाथों से मिल रहा है। अब ये देखना है कि हम पानी कौन सा दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने बोली का पानी कितने लोग देते हैं? चलिए, बोली का पानी आप दे रही हैं, आपको गुलाब में निश्चित तौर पर परेशानी आएगी, है परेशानी निश्चित तौर पर। हाँ जी, नहीं खिलेंगे, बिल्कुल नहीं खिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो नेचुरल 3 फीडिंग है, ये 3 फीडिंग में 1 फीडिंग खत्म कर दिया। आप उसमें अगर गुलाब को इतना पसंद करती हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करें। एक आरओ वाटर, कमर्शियल आरओ वाटर 8-10 हज़ार रुपये में लगता है, उसको लगा के आप पानी की टंकी में इकट्ठा करें, और उसमें से वो पानी उसको यूज करना शुरू करें। आपको महीने 2 महीने के अंदर डिफरेंस दिख जाएगा। ये पानी, आप जो पानी का टीडीएस है, सभी चीज कर रहे हैं, पानी का जो टीडीएस है, वो पानी का टीडीएस अगर बहुत अच्छा गुलाब करना चाहते हैं, तो पानी का टीडीएस 150 से नीचे होना चाहिए, और 100 से नीचे आ जाए तो और सोने पे सुहागा। मैं आज मेरी एज 50 इयर्स हो गई, 50 इयर्स तक आज तक मैंने कभी नहीं, कहीं भी नहीं सुना कि कोई भी रोजेरी पानी की टीडीएस को लेकर कभी कोई बात की, कोई नहीं बात करता। पीएच की बात होती है, एग्री, लेकिन टीडीएस की कोई बात नहीं करता। और जो पीएच की बात होती है, सारा खेल वहां है, पीएच कैसे मेंटेन करें, सबसे बड़ा मुश्किल का पीएच कैसे मेंटेन करें। अगर आपका टीडीएस मेंटेन हो गया तो पीएच ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा, जरूरत नहीं मेंटेन करने की। लेकिन पीएच मेंटेन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी डाली जाती है, शराब की बोतल भी डाली जाती है, विनेगर भी डाला जाता है, नींबू भी डाला जाता है, डिसिप्लिन भी डाला जाता है। सारा खेल इसी पे सारे गुरु बने हुए। गुरुजी पीएच कैसे मेंटेन करें, गुरुजी पीएच कैसे मेंटेन करें। तो पीएच अगर मेंटेन करना है तो टीडीएस आप कम करेंगे, पीएच ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नर्मदा का मैडम, नर्मदा का ये पानी है और ये टीडीएस मीटर है, एक बार चेक करके 155 आ रहा है टीडीएस नर्मदा का, ठीक है। जो आपका इंदौर में वाटर सप्लाई इसका टीडीएस, इसमें गुलाब अच्छा होगा, चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगा।
जो मैडम आप लोग बोल रहे हैं पाउडर जो पाउडर की तरह बन जाता है वो कैसे बनता है? आप पानी कौन सा यूज करते हैं? नर्मदा का करना है, उसके बाद ही पाउडर मिलने आ रहा है। रीजन ये है कि अभी थोड़ा ठंड का मौसम था, ओस गिर रहा था, इस वजह से जैसे ही मौसम सुधरेगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पानी आप अगर ये यूज करेंगे तो गुलाब उग जाएगा। कई बार हम जो ये बोरिंग का पानी देते हैं तो हमारे गुलाब के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, हमारा गुलाब कमजोर पड़ जाता है। तो इस वजह से जब उसके अंदर वीकनेस आती है तो उसके ऊपर जो बीमारी लगती है उससे वो लड़ नहीं पाता, और जब वो लड़ नहीं पाता है तो जब वो लड़ नहीं पाता है तो फाइनली कोई भी बीमारी उसके अंदर घर कर जाती है। तो सबसे पहले आप पानी को ठीक करें। आपका अगर पानी ठीक है तो शायद आप खुद गुरु बन जाएंगे और लोगों को दूसरों को समझाना शुरू कर देंगे गुलाब कैसे। वाटर सॉफ्टनर इज डिफरेंट थिंग। वाटर सॉफ्टनर जब भी टीडीएस अगर कम करना है तो वाटर सॉफ्टनर सॉफ्ट कर देगा वाटर को, उसके अंदर जो मिनरल्स है जो सॉल्ट है वो ठीक नहीं करता है। सिर्फ एक ही, अगर आप टीडीएस कम करना चाहते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ वाटर आपको लगाना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई रास्ता नहीं। जी सवाल तो करें। जी जी प्लीज। सर मेरे यहाँ गुलाब पौधा है, उसके लिए मैंने कटिंग कर दी जी। उससे पहले अच्छे फूल आते थे, फूल नहीं आते, करीब 6 महीने हो गए। पानी कौन सा दे रहे हैं? नर्मदा ही हमारे यहाँ। नर्मदा दे रहे हैं। पानी कैसे देते हैं? आपकी मीडिया क्या है? देखिए मतलब जिसमें लगाया हमने नहीं कम मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी का कॉम्बिनेशन क्या क्या है? मिट्टी में अपनी काली होती है, काली मिट्टी पानी रोकती है, यही प्रॉब्लम है। लाल मिट्टी डाली थोड़ी सी। गलत। अभी जो मैं आऊंगा मीडिया पे आपके सवाल का जवाब दूंगा। दूसरे जी आज जितने भी एग्रीकल्चर गुलाब की खेती करते हैं तो उसका मैंने ट्यूबवेल पानी देते हैं। हाँ जी, ट्यूबवेल पानी करते हैं खेती में जो करते हैं वो जमीन में है। आप बात को समझिए, वो जमीन में कर रहे हैं। जमीन में सॉल्ट इकट्ठा नहीं होता है। गमले में जब हम करते हैं तो एक अरेंजमेंट है, वो गमले के अंदर पूरा सॉल्ट इकट्ठा होता है। उसमें गुलाब चलेगा, उसके बाद डाइवर्ट माला से फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जमीन में अगर गुलाब लगा रहे हैं और हाई टीडीएस है तो भी उसका ऑस्मोसिस प्रोसेस में ऑस्मोसिस क्या है, सारा वो जो सॉल्ट है उसको रोक के साफ पानी नीचे लेकर रहता है। तो जो जमीन में आप गुलाब उगा रहा है तो जो मिट्टी है वो पूरा उसको पानी को छाने का काम करती है और सॉल्ट एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, इधर उधर जाता रहता है, तो वहां चल जाए जमीन। ऐसी मेरे घर में बगीचे में भी लगा क्यारी में जी ये ना गुलाब का पौधा मतलब जी क्लियर है जी। कुछ पौधों में गुलाब जल्दी है मुझा नहीं। पानी का कुछ प्रॉब्लम होगा सर, पानी नहीं दे रहा होंगे या फर्टिलाइजर में क्या देते हैं? मैं क्लास के बाद आपसे बात करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ क्लास के बारे में। 2-3 सवाल आपसे लेने पड़ेंगे कि क्या क्या करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद अभी जैसे मैं कल रात को यहाँ पे गया था, राहुल खंडेलवाल जी उनके गार्डन में गया था देखने, तो उनके 150-200 गुलाब लगे हुए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम थी कि पत्ते नहीं निकल रहे। तो वहाँ जाकर देखा जो पानी देने का जो तरीका था वो गड़बड़ था, जिस वजह से गुलाब नहीं उठा। एनीवे, तो ये पानी का जो टीडीएस होना चाहिए वो 150 से नीचे होना चाहिए, आपका गुलाब बहुत अच्छा चलेगा। 200 तक ठीक चलेगा। 200 से ऊपर आए टीडीएस है तो मुश्किल से चलेगा। 300 से ऊपर चला गया तो गुलाब चलेगा ही, जितना चलाएगा लेकिन वो फूल नहीं देगा, वो उसके अंदर प्रॉब्लम आती रहेगी और आप नुकसान होते हैं। तो ये जो 3 नेचुरल फीलिंग है इसको आप ठीक करें। धूप को आपको ठीक करने की जरूरत नहीं है, आप रख सकते हैं। हवा को ठीक करने की जरूरत नहीं, पानी को ठीक करना पड़ेगा। पानी अगर ठीक करेंगे तभी आपके गुलाब चलेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी, तो ये तो नेचर की बात है। हमें गुलाब लगाना किसमें चाहिए? जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है वो क्या है? सॉइल, मिट्टी। ये कई सालों से, हजारों सालों से ये मिट्टी चलता है, उसमें गुलाब बनाने के लिए। ट्रेडिशनल मीडिया में जैसा मैं बता रहा था, अभी सर बात कर रहे थे, जो मीडिया होनी चाहिए वो पोरस होनी चाहिए, पानी उसमें इतना नहीं चाहिए। पहली पानी गुलाब को पसंद है, लेकिन अपने पैरों के नीचे पानी इकट्ठा रहे वो ये गुलाब को पसंद नहीं। तो मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ। 60% आप
काउ डंग ले, जो सड़े गले बहुत पुराने काउ डंग है वो 60% ले, और 40% गार्डन सॉइल, और थोड़ा सा बोनमील और थोड़ा नीम खली, ये मिलाकर आप अपने गुलाब को लगाएं अगर ट्रेडिशनल मीडिया आपको चलाना है। जी नहीं डाली, दो डाली नहीं डाला मत डालें, यूज ना करें आप, ठीक है। 60 हम क्या करते हैं, गोबर का खाद कम डालते हैं, मिट्टी ज्यादा रखते हैं, उससे पोरस नहीं बन पाता। आप 60% ये लें, 40% गार्डन सॉइल और नीम खली मिलाकर आप अपने गुलाब को लगाएं। बाहर जो गुलाब नहीं करें, ये सारे पुणे से आते हैं, इनके अंदर लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टी कंटिन्यू नहीं करनी है, ये पूना के लिए बहुत अच्छी मिट्टी अमृत है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो हमारे यहाँ मिट्टी अवेलेबल है उसी में लगाएं। कोशिश करें इसका 90% मिट्टी हटा दें, और हटाने के बाद अपने गमले में या अपने सॉइल मीडिया में, जमीन में कहीं भी आप इसको गुलाब को लगाएं। क्योंकि अगर इस मिट्टी में पानी अगर आप 1 दिन या 2 दिन नहीं देंगे तो सीमेंट से हार्ड हो जाता है। तो ये मिट्टी आपको कंटिन्यू नहीं करनी है। गुलाब बहुत अच्छे आते हैं पुणे से, वहाँ की मिट्टी वहाँ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए ये अच्छी नहीं है, ये मिट्टी नहीं यूज करना। तो गार्डन सॉइल 40%, 60% काउ डंग, लीफ मोल्ड अगर अच्छा मिलता है तो वो भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट मुझे नहीं पता कितना सही है और कितना गलत है, मुझे जितना मिला आज तक गलत नहीं मिला। कई लोग हो सकता है मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ, अपने आप को बचा रहा हूँ, हो सकता है कोई जेन्युइनली वो वर्मी कंपोस्ट बनाता हो और मैं ऐसे बोलूँ तो निकलते ही मुझे 10 गालियाँ सुनाना शुरू हो जाए, या मैं ऐसे कैसे बोलती, हो सकता है 1% लोग अच्छे हों जो अच्छे से, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता चला कि जो वॉर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो बेचारे इतने छोटे छोटे से होते हैं, बोरी की बोरी उनकी पोटियां कैसे निकलती है मुझे नहीं, पूरी एक बोरी देखो तो पूरे चावल की बोरी की तरह उन्होंने अपने गोदाम में भरे हुए, क्या तो वर्मी कंपोस्ट है। उसमें ज्यादातर जो हमारे कोकोपीट वगैरह है ये सारे मिला दिए जाते हैं और रेडी किए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक हम बड़े इमोशनल होते हैं, जो प्लांट लगाने वाले लोग होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं, क्योंकि इसलिए इमोशनल है क्योंकि वो प्लांट जो कुछ बोलता नहीं है, कुछ बताता नहीं है, फिर भी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, इमोशनली हम अटैच हो जाते हैं। और इमोशंस का ये फायदा उठाया जाता है कि इनको कुछ भी उठा कर भेज दो जी, ये तो ले ले, हम अपने बच्चे के चक्कर में कुछ भी उठा कर ले लें। तो वर्मी कंपोस्ट अवॉइड करो, लीफ मोल्ड है तो वो अच्छा है, काउ डंग में कोई मिलावट नहीं है वो यूज करो, ये बहुत अच्छा है। तो मीडिया आपकी जो ट्रेडिशनल मीडिया है यही होनी चाहिए। जो दूसरी मीडिया है वो है कोकोपीट, कोकोपीट में भी आप गुलाब अच्छा उगा सकते हैं, लेकिन अगेन कोकोपीट में भी बहुत कमर्शियल हिसाब किताब है। कोकोपीट में क्या प्रॉब्लम आती है मैडम, कोई बताएगा? नहीं, कोकोपीट की क्या प्रॉब्लम जी? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है कोकोपीट के बारे में कोई बताएगा? सर एग्जैक्टली। अब ये सॉल्ट कहाँ से आ गया कोकोपीट में? प्रोडक्शन हो ना सर, उसका तो नेचर है। एग्जैक्टली। यहाँ पे हमें यूज किया जाता है कोकोपीट जो है वो 2 तरह का होता है, हाई ईसी और एक लो ईसी। अगर आप चले गए दुकान में, आप बोलेंगे कोकोपीट चाहिए तो बोलेंगे ले जाओ, ठीक है, कितने का है? 250, 500, जो भी होगा रेट। ये शिखर जी हमारे नए मेहमान होस्ट हो, और मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इन्होंने लोटस वैली दिखा दी हमें यहाँ की, और इसलिए मैं इनकी वजह से आ रही हूँ। तो ये जो कोकोपीट में जैसे ही आप बोलोगे कि मुझे लो ईसी का कोकोपीट चाहिए, तो यहाँ से उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो समझ लो अच्छा लो ईसी और हाई ईसी वाले नहीं।
तो लो इसी है मैडम, वो 1000 रुपए का है, वही कोकोपीट वो 1000 रुपए का। अच्छा हाई इसी वाला तो बोले वो 500, वही कोकोपीट होगा। कोई नहीं देखने जा रहा क्या है लो इसी और क्या है इसी। अब लो इसी और हाई इसी क्या होता है? जिसमें सॉल्ट ज्यादा है वो हाई इसी, जिसमें सॉल्ट कम है वो लो इसी। अब होता क्या है कि ये जैसा सर बता रहे हैं कोस्टल रीजन में ये नारियल उगते हैं और उनके जो नारियल के फ्रूट्स होते हैं वो काट काट कर वही पानी में छोड़ दिए जाते हैं। मैं गोवा गया था तो वहाँ पे नमक की खेती देखी हमने। पानी इकट्ठा कर लेते, पेड़ बना लेते, क्यारियाँ बना लेते, और जब पानी सूख जाता है तो उसमें से पूरा सॉल्ट निकलता है। तो उस पानी में वो नारियल कई दिनों तक सड़ता करता रहता है और पूरा वो नमक अपने अंदर लेता है। तो जितना वो नमक लेगा अपने अंदर उतना वो उसका इसी जो है तो कंडक्टिविटी नमक की वजह से बढ़ती चली जाएगी। हमारे गुलाब के लिए जो इसी चाहिए वो 0.05 के आसपास होना चाहिए। मैडम ठीक बोला मैं? यही होता है 0.05 के आसपास इसी होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो पूरे नमक में होते हैं तो इसलिए वो हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो आप लो इसी और हाई सी के चक्कर में अपने कोई भी कोकोपीट लेकर आए, उसको अच्छे से धो ले, अपने घर के अंदर रख के 2 दिन 3 दिन अच्छे पानी से धोएं और सुखाएं। उसके बाद 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद उसको उसमें गुलाब लगाएं। कोकोपीट के अंदर जब भी आप गुलाब लगाएं उसमें वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड या गोबर कुछ भी नहीं मिलाना, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कोकोपीट की ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं या गोबर का खाद मिला देते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी पानी वो ज्यादा रखा करेगा। पीएच सबका अलग अलग होता है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत एक मीडिया के दूसरे मीडिया अगर जानकारी नहीं है किसी और के कहने से हमें नहीं मिलानी चाहिए, राइट? तो उसमें सिर्फ आप बोन मील और नीम खली मिलाकर आप साफ कोकोपीट के अंदर आप अपने गुलाब को लगा सकते हैं। लेकिन जब भी कोकोपीट के अंदर आप गुलाब लगाएं तो जो मिट्टी है उसको अच्छे से धो लें, उसके सारे सॉइल वगैरह निकाल दें, बेयर कर लें, उसके बाद उसको लगाएं। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर फंगीसाइड डाल देते हैं और फंगीसाइड के अंदर थोड़ी देर के लिए गुलाब को डाल देते हैं ताकि उसके अंदर जो फंगस है वो मर जाए। लेकिन कौन सा फंगस को मारना ये भी जरूरी है जानना। कुछ ऐसे गुड फंगस होते हैं, कुछ बैड फंगस होते हैं। जो गुड फंगस होते हैं वो रूट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो जो फंगीसाइड आप डाल रहे हो उसको ये नहीं पता है कि कौन सा गुड फंगस है और कौन सा बैड फंगस है, तो सारे फंगस को मार देगा। तो उसके बाद जब आप गुलाब लगाओगे किसी भी मीडिया में तो जो रूट ठिकाने वाले जो फंगस है वो बेचारे क्या है वो शहीद हो चुके हैं, आपने शहीद कर दिया। अब वो आपने लगा दिया, कुछ दिन बाद देख लो कि उसकी जो डंडियां हैं वो श्रिंक होती जा रही है, सूखती जा रही है, टूटती जा रही है, सब होती जा रही है, काट। उसके बाद हम ब्लेम क्या करते हैं कि जिसने गुलाब भेजा था वो बहुत गंदा आदमी है, गलत गुलाब भेज दिया, उसका गुलाब सही चला नहीं। आगे से इस नर्सरी वाले को मैं किसी को नहीं रिकमेंड करता कि यहाँ से कोई गुलाब हो। हम 2 मिनट उसके ऊपर नाराजगी जताते हैं जब गलती हमारी होती है। तो जब भी आप नया गुलाब लगाएं पोटेशियम ह्यूमेट पानी के अंदर डालें, उसमें गुलाब रोको दें और उसकी हाइब्रिड की कहाँ से है, क्यों बोलते हैं हाइब्रिड की, ये नहीं पता, यही तो जानना चाहता हूँ। हाइब्रिड की क्यों बोलते हैं, कौन बताएंगे? बेसिक नॉलेज है। हाइब्रिड टी एक्चुअली हमारे पहाड़ों पर पहले गुलाब होते थे और जो गुलाब की हिस्ट्री है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे पहाड़ों पर पहले गुलाब होते थे और जो गुलाब की हिस्ट्री है, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो मानव हिस्ट्री जो है हमारी, जो उसके 5000 पहले से गुलाब की हिस्ट्री चलती आ रही है। यानी हमारे 5000 पहले से गुलाब की सस्टेन कर रहा है, पहाड़ों पे होते थे। हमारे जो रोज ब्रीडर है वहाँ से जो पुराने रोज ब्रीडर वो क्या किए, हिस्ट्री जो है वो 5000 पहले से है। तो वहां से जब एक बहुत सारे जंगली गुलाब होते थे, तो जंगली गुलाब के मैं वो पूरा डिटेल हिस्ट्री है,
जो मैं पहला राहुल एंड रोजेस में फर्स्ट वीडियो डाला उसमें गुलाब की पूरी हिस्ट्री बताई है, वो कभी आप देख लीजिएगा। वो जितने हमारे पुराने रोजेरियंस हैं, जैसे गिरजा बी राघवन है या केसी के जो ऑनर थे उनसे मिला है, संजय मुखर्जी, इन सबसे बातचीत करके वो वीडियो मैंने बनाई थी। अरशद बारी, इन सबसे बात करके मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा डिटेल है। तो उस समय इन्होंने बताया कि ये जंगल से गुलाब लेकर आते थे, 2 गुलाब को ये आपस में मिलाते थे, ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के थ्रू वो क्या करते थे, बीज तैयार करते थे, उससे नया गुलाब बनाते थे। तो हाइब्रिड परपेचुअल एक जंगली गुलाब हुआ करता था। एक क्या होता था, हाइब्रिड परपेचुअल एक जंगली गुलाब होता था, और वो ऐसा कहा जाता है कि ये चाइना वगैरह में था। ये कहानी कि वो चाय के बोरी में उनको चोरी करके लाया गया और कंटेनर से आया था वहां से, ये हालांकि इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तो एक हाइब्रिड परपेचुअल था और एक चाइना टी रोज था, ठीक है। तो हाइब्रिड परपेचुअल और चाइना टी रोज, हाइब्रिड परपेचुअल से हाइब्रिड लिया गया और चाइना टी रोज से टी लिया गया। इन दोनों को मिलाकर जो गुलाब बना, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड टी, राइट। तो HT हम कहते हैं, HT वेराइटी शॉर्ट फॉर्म। तो HT वेराइटी जो है ये देख रहे हैं कि एक सिंगल ग्रुप के लिए HT वेराइटी है, एक सिंगल स्टेम के ऊपर, ये एक सिंगल स्टेम के ऊपर एक फूल खिला हुआ। तो जितने आप HT के यहाँ पे लगे हुए सेक्शन, वहां पे आप देख सकते हैं एक सिंगल स्टेम के ऊपर एक ही फूल होता है। तो दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड टी रोज, HT रोज। यहाँ पे फ्लोरीबंडा भी है, एक बंच के ऊपर बहुत मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लोरीबंडा। और ग्रांडिफ्लोरा भी है। फ्लोरीबंडा और HT को मिलाकर जो रोड क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड द ग्रांडिफ्लोरा, वो भी है। तो इस तरह के सारे गुलाब हैं। यहाँ पे पोलियंका है, मिनिएचर रोज है, स्क्रब रोजेस हैं, इस तरह के कई वेराइटीज हैं। तो ये आपकी पसंद है कि आप किस तरह के गुलाब उगाना चाहते हैं। आजकल डीए रोज भी बहुत फेमस हुआ पड़ा है। कुछ कमर्शियल रोज जो है जिनको हम ये डच वेराइटी करते हैं, वो भी गुलाब है, जिनमें कांटे कम होते हैं, उनकी वास लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो भी गुलाब है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के गुलाब उगाना चाहते हैं और वो गुलाब आप परचेस करें, अपने गार्डन में रख कर उसको खिलाना शुरू करें। अब उसके बाद आती है मीडिया की बात हो गई, कहाँ रखना है वो बात हो गई। अब गुलाब की फीडिंग क्या करें, अगेन गुरु जी की जरूरत है। फीडिंग क्या करनी, खाना क्या दें, गुरु जी प्लीज बताएं, हम खाना कैसे दें कि हमारा गुलाब बहुत अच्छा हो जाए। और पता नहीं गुरु जी कितने हम ढूंढने शुरू करते हैं फेसबुक पे, हाँ, और व्हाट्सएप पे, अपने आसपास। आज मैं आप सबको गुरु बना दूंगा। जब आप समझ जाएंगे कि किस टाइम कौन सा खाना देना है, तो आप खुद गुरु बनेंगे। आपको समझना होगा 2 तरह का खाना होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक वो क्या होता है, जो लिविंग थिंग से जो चीजें निकलकर एक्सट्रैक्ट निकलकर आता है, इसको ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो फैक्ट्रियों में रेडी किया जाता है, वो इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में जैसा मैडम बता रही थी कि हम बोन मील वगैरह यूज नहीं करते, आप कौन बता रहे थे, आप बोन मील वगैरह यूज नहीं करते। तो ये बोन मील, लीफ मोल्ड, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक है। लेकिन ऑर्गेनिक इमीडिएट काम नहीं करता, कम से कम डिपेंड करता है उनके लाइफ पे, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीने में। अगर बोन मिल जाता है हड्डी को भरने में, कोई भी हमारा पार्ट्स जब तक डिकम्पोज मटेरियल नहीं होगा वो नहीं ले सकता है। तो हड्डी को जब तक डिकम्पोज नहीं होगा, प्लांट को नहीं लेगा। कई लोग अब क्या करते हैं, कई लोग हड्डियों का चूड़ा का वो क्या करते हैं, इसको मल्चिंग करते हैं और फिर कहते हैं मेरा बहुत अच्छा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हड्डियों का चूड़ा इतना जल्दी गल भी गया और आपका गुलाब में काम भी करना शुरू कर दिया। हड्डियों का चूड़ा गलने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं, उसके बाद वो गुलाब लेगा, उसके बाद वो करना शुरू करेगा, उसके बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आजकल एक इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर चल रहा है, वो भी ट्रेंड में है, फैशन में है, या बहुत यूजफुल भी हम कहेंगे, वो है NPK। 2 तरह का खाना है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या हुआ, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, राइट। हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, दाल चावल रोटी,
हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट। एप्पल लेते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं हमारा, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। उससे हमें आयरन मिल रहा है, केले खा रहे हैं उससे हमें आयरन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो डिफरेंट सोर्स से हम अपने बॉडी में ले रहे हैं, राइट। वैसे ही गुलाब को भी माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, ये सारी चीजें गुलाब को भी चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मार्केट में अवेलेबल है, जो इमीडिएट काम करता है। आप डालेंगे दूसरे तीसरे दिन से गुलाब के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारा डाल होती है, प्लांट का डाल होती क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, एनपीके। इसके अलावा कोई खाना नहीं, मत भागो गुरु के पीछे, कोई खाना नहीं है इसके अलावा। अगर कोई ला के दे दे कि ये भी ये खाना है जी, मैं गुलाब वाला छोड़ दूंगा। एनपीके के अलावा कोई खाना ही नहीं है। नाइट्रोजन क्या काम करता है, ये जो प्लांट देख रहे हो, नाइट्रोजन जो मिट्टी के ऊपर का पार्ट है, इसमें नाइट्रोजन काम करता है। आप गुरु बनने के लिए तैयार हो, ये गुरु बनाने का फॉर्मूला दे रहा है। नाइट्रोजन कहाँ काम करता है, प्लांट के ऊपर, फास्फोरस नीचे जो आपको दिख नहीं रहा है, पोटास ओवरऑल, इसका कलर, लीव्स, एवरीथिंग वो क्या करता है, पोटास। तो ये तीन खाना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैं बोलूं कि अगर आपको प्लांट का ग्रोथ लेना है तो आप क्या खिलाओगे, बन गए गुरु ना। प्लांट का ग्रोथ लेना है तो क्या खिलाना है, नाइट्रोजन। यानी कि उस समय हमें पोटास क्या करना है, कम कर देना है, नाइट्रोजन क्या करना है, बढ़ा देना है, राइट। हमें ग्रोथ कब चाहिए, जब इनका फ्लावरिंग टाइम नहीं है तब हमें ग्रोथ चाहिए। यानी कि जब इनका फ्लावरिंग टाइम नहीं है तो हमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर को ज्यादा देना चाहिए। कब कितना देना है वो मैं बता देता हूं। जब हमें फूल लेना है क्या करेंगे, पोटास की मात्रा बढ़ा देंगे, यानी पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर हम देना शुरू कर देंगे। तो पोटास बेस्ड खाना हम बढ़ा देंगे जब हमें फूल लेना है। जो बीज का न्यूट्रल पार्ट है, वो रूट, फास्फोरस, वो सब में एनपीके, यानी वो सब के अंदर है फास्फोरस। हर एनपीके के अवेलेबल है, एक दो बार ऐसे भी एनपीके जिसमें फास्फोरस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रूट अगर स्ट्रेचन होगा, रूट अगर मजबूत होगा, रूट ताकतवर होगा, तभी हमारा प्लांट क्या होगा, ऊपर ताकतवर बनेगा। इसलिए हर एनपीके में, कोई भी एनपीके, मैक्सिमम 90% एनपीके फास्फोरस के साथ बनता है, क्योंकि वो रूट को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा वो एनपीके, तब तक वो प्लांट अच्छा ग्रोथ नहीं देगा। ये बिल्डिंग अगर खड़ी है तो इसकी नींव पहले मजबूत बनाएगी, अगर नींव मजबूत है तभी ये बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी हो पाएगी। तो मैक्सिमम एनपीके आप देखेंगे उसमें फास्फोरस होगा ही होगा। 13-0-45 है जिसमें फास्फोरस नहीं है। तो एक तो ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें फास्फोरस नहीं है, वो सिर्फ ग्रोथ और फूल पे ही काम करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम 90%, 95% सारे एनपीके के अंदर फास्फोरस अवेलेबल है। अब मैं कुछ एनपीके की बात करूंगा माइंड करने। 1261-0 ये एनपीके है, ये क्या काम करेगा, ग्रोथ के लिए है। अब अगली बार लोग आपसे पूछेंगे कि ग्रोथ के लिए क्या करें, राइट। अब अगर 052-34 052-34 0 क्या है, यानी नाइट्रोजन इसमें नहीं है, क्या है 52-34, वो क्या करेगा ये, अब इसी में सारे गुण होने पड़ेगा, इसी में सारा खेल होगा पूरा, नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। आप पानी ठीक कर लें, रहता है पीएच उठता बढ़ता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, ये होगा ही होगा, आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन जब आप एनपीके देते हैं तो एनपीके मिलाते हैं वो उसका पीएच क्या होता है, वो डाउन चला जाता है। हर एनपीके का अपना एक पीएच होता है, जैसे 15-15-30 है उसका पीएच 3.3 है, उसका पीएच 3 है। तो जैसे ही आप मिलाएंगे पानी के अंदर, वो क्या करेगा, उसका पीएच डाउन कर देगा और 7.5 से 6.5 या 6 तक भी आ सकता है।
और जब आप गुलाब में देंगे तो परफेक्ट आपके गुलाब देंगे। तो कुछ एनपीकेज ऐसे होते हैं जो पीएच को बढ़ाते हैं, जैसे कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम मिला हुआ है, वो भी कोई भी फर्टिलाइजर आप देते हैं कैल्शियम बेस्ड, तो वो पीएच को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह जो है वो अल्कलाइन की तरफ लेकर जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइजर जो है वो हफ्ते में एक बार या महीने में या 15 दिन पे एक बार देना चाहिए, वो ज्यादा हमें नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पानी गुलाब के पीएच को डिस्टर्ब करता है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपके पानी का पीएच जो यूज करें 7.5 है, तो आप जो भी एनपीके देंगे उससे आपका पीएच मेंटेन हो जाएगा। अगर इससे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप विनेगर वगैरह, विनेगर है, नींबू है, वो डाल कर दे सकते हैं, या डिस्प्लिन की गोली है, 10 दिनों पे एक बार डिस्प्लिन की गोली 10 लीटर पानी में मिला के आप डाल के यूज कर सकते हैं, पीएच इससे मेंटेन हो जाए। डिस्प्लिन की गोली 10 दिनों में 10 लीटर में एक टैबलेट मिलाकर आप गुलाब के अंदर डाल दिया करें, पीएच मेंटेन रहेगा। जो नए गुलाब आप लगाते हैं, एक चीज और मैं भूला था, वो बीच में बताता जा रहा हूं मैं, जो नए गुलाब लगाते हैं उसमें नेरोबियन 4 जो बहुत सस्ती टैबलेट होती है, जो हमारे बी कॉम्प्लेक्स होती है, हमारे वेन्स को ठीक करती है, गुलाब के वेन्स को भी ठीक करती है। तो जब आप नए गुलाब लगाते हैं तो एक नेरोबियन 4 की गोली 10 लीटर पानी में मिलाकर छोड़ दें, और वो नए गुलाब में एक बार आप दे दें, तो उससे गुलाब आपके जो नए गुलाब है उस गुलाब के मरने के चांस 90% खत्म हो जाते हैं। तो ये आपको करना है। फर्टिलाइजर मैंने डिस्कस कर लिया, फर्टिलाइजर में MgSO4 आपको देना है, हफ्ते में एक बार जरूर देना, आयरन आपको जरूर देना। अब आपकी बात बीमारी की, गुलाब के अंदर 3 बीमारी बहुत कॉमन है, थ्रिप्स, माइट्स और स्केल। थ्रिप्स क्या करता है, जब पाउडरी मिल्ड्यू होता है, जब उस समय जब ठंड ज्यादा बढ़ती है तो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, मौसम के साथ वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो थ्रिप्स है वो जैसे ही नए सूट्स निकलते हैं तो नए सूट्स पे वो अटैक करता है। जब आप प्रूनिंग करते हैं, नए सूट्स निकल रहे हैं, उस समय वो अटैक करता है। वो क्यों अटैक करता है, क्योंकि थ्रिप्स को प्रोटीन बहुत पसंद है, राइट। और जो आपके जो सूट्स निकलते हैं, नए सूट्स, उसमें प्रोटीन की मात्रा ऊपर बहुत ज्यादा होती है, तो वो अटैक करता है। तो वो उससे आपको थ्रिप्स से बचाना है। तो कैसे बचाना है वो मैं अभी बताऊंगा। इसके इस गुलाब के अंदर ये स्केल लगा हुआ है, एक बार आप देखें, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है, ये स्किन की तरह आप देख रहे हैं, ड्राई स्किन की तरह। ये स्केल बीमारी है, जहाँ पे जो डंप एरिया है, जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर होता है, वहाँ स्केल लगने का ज्यादा चांस होता है। इसको खत्म करने के लिए आप जो मेलाथियन है वो 1 से 1.5 ml 2 ml आप इसके ऊपर स्प्रे करें, हफ्ते में 2-3 दिन में स्प्रे करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा है तो आप जो नेल रिमूवर होता है, स्पीड होता है, या अल्कोहल जो ये रम की बोतल होती है या कुछ ऐसा, उसको ब्रश में लेकर आप उसको रगड़ देंगे तो ये सारे खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। अदरवाइज ये प्लांट को मार देते हैं। ये क्या करते हैं, जो इसका फैट जो रस है वो उसको सब कर लेते हैं और फाइनली प्लांट को खत्म कर देते हैं। इसमें माइट्स जब मौसम, हालांकि अब मेरे को पहले मेरा एक्सपीरियंस ये था कि माइट्स जो होता है जब ठंड खत्म होता है, बढ़नी स्टार्ट होता है तो माइट्स अटैक करते हैं। लेकिन इंदौर में जगह जैसा मैडम बता रही है, इनके यहाँ भी ऐसा होता है कि एक करके माइट्स हमारा जाता ही नहीं। माइट्स यानी कि पत्तों के नीचे वो जाले बना लेते हैं। ऊपर से लगेगा बिल्कुल हमारा प्लांट हेल्दी है, लेकिन पत्तों के नीचे वो ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 ऐसी बीमारी है जो आपको खत्म करनी है। उसके लिए क्या है, एक दवाई होती है प्रिवेंटिव, एक होती है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव यानी कि ये बीमारी हो ना, हम अगर कुछ अपना मल्टीविटामिन वगैरह लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, दैट इज मतलब प्रिवेंटिव। हम अपने को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, दूसरी बीमारी से बचाने की कोशिश करते हैं। तो गुलाब को प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, गुलाब के प्रिवेंशन के लिए जो आप अब तक बताया वो करते हैं। बीमारी ना लगे उसके लिए 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से जो दवाइयां मैं बता रहा हूँ वो आप स्प्रे करते रहें, इनको बीमारी नहीं होगी। 0.5 ml जस्ट एक स्मेल होगा, एक गंध जाएगी इसके अंदर, जिससे कीड़े मकोड़े के आसपास नहीं आए, राइट। ये होगा प्रिवेंटिव। इसके अंदर आप काका एक दवाई होती है, एक काका ऐसी बीमारी है, दूसरी बीमारी सॉरी काका एक ऐसी दवा है, दूसरा है एक्सोडस है, तीसरा एक जर्मन टेक है, एक यहाँ हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके पास भी कुछ दवाइयाँ हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे, जिससे थ्रिप्स माइट्स चले जाएंगे। और सर आप जी के पास
दवाइयाँ वो पूरा फर्टिलाइजर का यहाँ की फैक्ट्री है उनकी, तो वो बहुत इस मामले में बहुत हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बीच में क्लास ले लें इन लोगों की, और अगर जो भी आपके पास दवाइयाँ वगैरह हैं वो आप इनको दें, सैंपल में दें, ताकि वो सारी बीमारियों से इनके इलाज को हेल्प दे दें। जी मैं अभी ले रहा हूँ, अभी आपका सवाल है। तो आप 0.5 ml ये दवाइयाँ काटा, इंजोगस, जर्मन टेप, ये इस तरह का 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से हमें में एक बार स्प्रे करें। राइट, स्प्रे कब करना है? स्प्रे इवनिंग टाइम में करनी चाहिए हमें, कभी भी मॉर्निंग टाइम में हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। क्या रीजन है? मॉर्निंग टाइम में यूजफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर। वो यूजफुल इंसेक्ट्स क्या घोड़े हैं, मधुमक्खियां हैं, जो आर्टिफिशियली क्या करती हैं, पॉलिनेशन का काम करती है। तो वो अगर सुबह में आप दवाइयाँ डालेंगे तो वो मरती जाएंगी उनसे, उनको हमें मारना नहीं है, वो हेल्पफुल है हमारे लिए। 4 बजे के बाद, शाम में 4 बजे के बाद आप जो ये दवाइयाँ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप स्प्रे किया। कुछ लोग जो नेचर लवर हैं कहते हैं जी हम की इनऑर्गेनिक चीजें हम यूज नहीं करेंगे। गुलाब में आपको इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ेगा फोर्सफुली, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं इस बीमारी से बचने के लिए। राइट, तो आपको यूज करना पड़ेगा। आप चाहे कम मात्रा में यूज करें, हफ्ते में 0.5 ml, मैं जैसे अपना संडे इवनिंग टाइम में रखा हूँ स्प्रे करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। दूसरा होता है क्यूरेटिव यानी कि ठीक करना, बीमारी हो गई अब इसको ठीक करना है। अगर आपके प्लांट में बीमारी हो गई तो आपका प्लांट 1 से 1.5 महीने पहले पीछे चले जाएगा। उसको ठीक करने के लिए क्या है कि जो ये मात्रा है 0.5 ml, ये हम इसको बढ़ा देंगे 1 ml तक कर देंगे, 1.5 ml तक कर देंगे और उसको स्प्रे करेंगे वो ठीक हो जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप 2-3 तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अपने साथ रखें और हर हफ्ते रोटेट करके उसको स्प्रे यूज किया करें। एक ही तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा उस बीमारी को, उस दवा के लिए, और वो एक ऐसा समय आएगा कि वो दवा काम करना बंद कर देगा। गेटिंग द पॉइंट? तो आपको वो हमेशा रोटेट करके आपको यूज करनी है। ठीक है, तो ये दवाइयां हैं जो आपको यूज करनी है। पानी, आप बेसिक पॉइंट जो है मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। बेसिक जो चीज है वो ये है कि अपने पानी को का टीडीएस ठीक करें, 150 से नीचे रखें टीडीएस पानी का। एमजीएसओ को जो जरूरी चीजें वो मैं 2-3 शब्दों में बताना चाहूंगा। जो पूरे क्लास का जो निचोड़ है, पूरे क्लास का जो निचोड़ है ये है कि आपको अपने गुलाब के अंदर पानी कम टीडीएस का देना चाहिए। टीडीएस क्या होता है? टोटल डिसॉल्व सॉलिड, यानी कि इसमें सॉल्ट कितना मिले हो। कुछ सॉल्ट उसमें हेल्पफुल भी होते हैं, कुछ सॉल्ट हार्मफुल होते हैं। अगर हेल्पफुल है तो हाई टीडीएस में भी आपका गुलाब चल जाएगा, अगर हार्मफुल है तो वो हाई टीडीएस में आपका गुलाब नहीं चलेगा। तो ये आप पानी का टीडीएस कम करके दें, यानी 150 से नीचे दें। आप एमजीएसओ किसी न किसी रूप में अपने गुलाब को दें और आयरन जरूर दें। ये 3 चीज जरूर करें, आपके गुलाब बहुत चलेंगे। फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन बेस आप दें जब ग्रोथ करनी है। इस सीजन में पोटास बेस फर्टिलाइजर दें, आपके गुलाब बहुत अच्छे चलेंगे। अब कोई सवाल है? सर आपने बताया some sort of iron product दे दें। आयरन जी, आयरन किससे दिया था? आयरन 1 ml पर लीटर के हिसाब से दे दें। अच्छा, मिल जाता है, चलेटेड आयरन वगैरह मिल जाता है यहाँ पे, वो मिल जाता है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, लोहे की कील तो समझ में आती है, हर गुलाब में 1-1 लोहे की कील डाल के छोड़ दें। ठीक है जी। ऐसे चिलेटेड आयरन है, ऐसे मार्केट में आपको मिलता है, वो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे धूप में रखने के लिए आपको छांव में रखना चाहिए या धूप में? धूप में आप ले आइए सर, मैं पहले ही बता दिया, धूप में जहाँ पे सुबह से शाम तक धूप मिले वहाँ पे रखना चाहिए। जो नेचुरल फीडिंग है वो 3 है, हवा, धूप और पानी। लेकिन कभी सूख भी जाते हैं? नहीं सूखते हैं, वो इसलिए सूखते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी होती है, इसलिए सूखते हैं। धूप की वजह से नहीं सूखते हैं। तो शेड में नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मेरे तो छत पे गुलाब है, 3rd फ्लोर पे, छत पे और टेम्परेचर 48-49 जाता है गर्मी में, कुछ भी नहीं होता मेरे गुलाब में।
छत पे ही है, लेकिन हम उनको शेड कर देते हैं तो पत्ते भी नहीं, आप शेड में नहीं रखें गुलाब। हो गया? अच्छा, ये गुलाब, ये शिखर गुलाब है। आप देखिए शिखर में कितना पिछले साल इन्होंने लगाया था। शिखर खड़े हुआ भाई, 1 मिनट का और टाइम दूंगा। आज और जरा देखते हैं यंग न्यू रोजेरियन, और मुझे अच्छा लग रहा है ये गुलाब। कैसे बताओ जरा, क्या उगा रहा, कैसे उगा रहा, क्या कर? तो मैंने समीर सर की एक वर्कशॉप अटेंड करी थी और सेंटर के बारे में मुझे पता चला था। उसी के बाद मैंने कोशिश करी। मेरे करीब 15 से 20 गुलाब सब कुछ मिट्टी में लगे हुए थे, जो कि मैं 1 साल तक उनको मिट्टी में मैंने उगाया। और लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने मिट्टी के ही जो गुलाब लगे हुए थे वहीं यहाँ पे एग्जिबिट किए थे। उसके बाद मुझे सेंटर के बारे में पता चला और मैंने कोशिश करी सेंटर में उगाने की, और धीरे धीरे करीब ये मेरा 12 महीने का रिजल्ट है। इस बार जो मैंने गुलाब लगाए हैं वो सारे ही सेंटर के लगाए हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि मेरा रूटीन काफ़ी अच्छा हो गया है इन गुलाबों की वजह से। मॉर्निंग में मैं उठ जाता हूँ काफ़ी जल्दी, क्योंकि इनकी देखभाल करनी होती है और उस वजह से मेरा पूरा दिन काफ़ी अच्छा जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो मच। अब देखिए इनके गुलाब में कोई बीमारी नहीं लगी हुई है, हालांकि और हेल्दी हो सकता है। एक साल के हिसाब से इतना फूल लेकर आए हैं तो डेफिनेटली अब ये आपके सामने ये रिजल्ट है सिंगर में। और होपफुली आप लोग इस तरह का गुलाब उगाया और यहाँ पॉट कल्चर भी इतना गुलाब हुआ है। यहाँ पे जो सरस्वत साहब हैं या हमारे अरुण सराफ जी हैं, एक पॉट कल्चर का भी यहाँ पे गुलाब आप धीरे धीरे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पॉट कल्चर में चाहे 2 गुलाब ही खिले हों, एक पॉट कल्चर का भी यहाँ पे एक सेक्शन आप स्टार्ट कर दीजिए। अगली बार आएंगे तो आपको जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हो सकता है ये मेरे क्लास के थ्रू ये स्टार्ट हो जाए। और अगर इस तरह का भी गुलाब आ रहा है तो निश्चित तौर पे एक पॉट सेक्शन में थोड़ा बहुत स्टार्ट करें, कुछ हम हेल्प करेंगे उसमें शेड्यूलिंग रेडी करने में, और स्टार्ट करें 2-4 गुलाब लाना शुरू करेंगे तो लोग लाना शुरू कर देंगे, दिखाएंगे। जी और कोई सवाल? पॉट साइज के बारे में थोड़ा सा। पॉट साइज देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब प्लांट छोटे होते हैं छोटे पॉट में लगाना है। जो हमारे बिल्कुल नए प्लांट आते हैं 2-4-6 महीने वाले, तो वो इस तरह के 5 या 6 इंच का पॉट है, ये इसमें लगाते हैं। और कलर जो है वो 6 से 8 इंच का हिसाब से 8 इंच का इसमें लगाए। मैक्सिमम साइज जो होती है वो 14 इंच होती है। इससे ज़्यादा बड़े गुलाब में ये 10 इंच का होता है। इससे ज़्यादा बड़े पॉट में गुलाब लगाने की जरूरत नहीं है। जी रीपोर्टिंग, ये आपको मैं क्लास पढ़ाते जा रहा हूँ, ये अलग चैप्टर हो जाएगा रीपोर्टिंग के ऊपर। रिपोर्टिंग भी 2-3 तरह के होते हैं। एक तो रूट प्रूनिंग के लिए होता है, एक छोटे से बड़े में शिफ्ट करने के लिए होता है। जो भी आप करें, जो हमारा गुलाब का जो गुड टाइम है, जो बेस्ट टाइम है, जो हम कहते हैं गोल्डन टाइम, हमारी लाइफ में कभी गोल्डन टाइम आता है, वो है टाइम हमारा सितंबर से लेकर फरवरी मास में। ये गुड टाइम होता है, इसमें जो चाहे गुलाब कर सकते हैं। और अगर जो भी अगर आप इसका रूट डिस्टर्ब कर रहे हैं और प्रूनिंग करने की कम से कम 30 से 40 डेज का गैप होना चाहिए। अगर आप रूट प्रूनिंग किए हैं तो 40 डेज के बाद ही आप इसका स्टेम प्रूनिंग करें। अदरवाइज जो मानसून का टाइम होता है उसमें आपका प्लांट स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा और उस समय आप रिपोर्टिंग या शिफ्टिंग या रूट प्रूनिंग जो चाहे वो कर सकते हैं, राइट। और रूट बॉन्ड हो जाए, जब नीचे आप देखेंगे पॉट के नीचे से रूट निकलने लगे, तभी आप इसको दूसरे में शिफ्ट करें, अगर कोई जरूरत नहीं शिफ्ट। जी डाइवेट में बताया मैडम, अगर पानी अगर सही नहीं है तो डाइवेट होगा। पानी आपका सही है, डाइवेट की प्रॉब्लम कर दीजिए। और कोई सवाल? चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और मैं फिर से तहे दिल से मालवा रोज सोसाइटी को, अनुष्ठान जी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया आने का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।